वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी दौर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक आती है बीपीएससी PYQ की, उसके पार्ट 3 हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैंने 2 पार्ट इसका बना दिया है, एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का इतिहास का। वो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये थर्ड पार्ट है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से देखेंगे। जो लोग न्यू है मतलब न्यू है मीन्स हमारे चैनल पे भी न्यू है, और जो लोग बीपीएससी की फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं उनको बता दें कि ये बीपीएससी घटना चक्र एक बुक निकालता है जिसमें बीपीएससी के जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबको कंबाइंड कर, तो उन सभी क्वेश्चंस को कंबाइंड रूप से इसमें सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। ये आपको हेल्प करता है बीपीएससी एग्ज़ाम देने में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के मतलब एक पैटर्न पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसको समझने के लिए भी। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको पूछते हैं तो उसमें भी बनाने में आपको ईजी हो, इसलिए ये देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो ये किस वंश से था? चेरी वंश से था, उड़ीसा के चेरी वंश से। देखिए कलिंग नरेश के चेरी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। ठीक है, महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। कौन? चेरी वंश का संस्थापक। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो खारवेल था। सर्वाधिक शक्तिशाली पावरफुल मानेगा तो इसको खारवेल था। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन था हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए और बी दोनों में है। देखिए महामेघवाहन वंश जो कि इसके संस्थापक थे, उसके नाम से भी इस वंश का नाम जाना जाता है, और चेरी वंश भी दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ई चला जाएगा। ठीक है, उपयुक्त मुझसे एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है समुद्रगुप्त। लेकिन किसने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन? तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने। इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ। उन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उससे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस में है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है, जिसके लेखक है हरिसेन। ठीक है, इससे देखिए आपका 2 क्वेश्चन इसी में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, ये किस के काल में किया था? तो ये स्कंदगुप्त के काल में किया था। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था 455 ईस्वी में। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह पराजित हुए थे ये। यूएस रॉय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। कौन नेता था? इसका नेतृत्व किया था खुशनेवाज। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। ठीक है, लेकिन ये परोक्ष रूप से क्या होता है, मतलब डायरेक्ट रूप से ये क्या हुआ, पतन जो होता है, गुप्त साम्राज्य डिक्लाइन की ओर जाने लगा। ठीक है, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों को हुनों ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? अपहृत कहा जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ठीक है, इसको अपहृत कहते हैं। बिना जोती हुई जंगली भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो, अपहृत भूमि कहते हैं। ठीक है, जिसमें देखते हैं खेती नहीं किया जाता, वो एकदम जंगल जैसा उस पर घास वास उग जाता है, जैसा तैसा जंगली घास, उसको अपहृत कहते हैं। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद था, टर्म था। ठीक है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। ये की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो किसने की थी? हर्षवर्धन, हेनसंग। देखिए ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ह से हर्षवर्धन है, ह से हेनसंग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसंग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, ये पवित्र बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए यहाँ आए थे, जो उन दिनों में भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग सासांगो की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था।
अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसके नाम है क्या, उसकी बुक का नाम क्या है, हिंदुस्तान की सीयूकी। हिंदुस्तान की बुक का नाम है सीयूकी। नेक्स्ट देखते हैं कर्ण की पुस्तक का नाम क्या है, तो यह है आपकी राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर का इतिहास आपको मिलता है। कर्ण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा था। इस ग्रंथ की रचना कर्ण ने जय सिंह 1127 से 1159 इसका शासनकाल था में पूर्ण किया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र और प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदनपुरी शिक्षा केंद्र। उदनपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में अवस्थित है। उदनपुरी बिहार में। ठीक है। उदनपुरी जिसे उदनापुर भी कहा जाता है। उदनपुरी को क्या कहा जाता है, उदनापुर। अगर उदनापुर अगर आपको क्वेश्चन में दे दे तो कंफ्यूज नहीं होगा, उदनपुरी उदनापुर एक ही है। प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना कौन किया था, तो पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। कनाथ वंश का संस्थापक कौन था, तो कनाथ वंश का संस्थापक नान्य देव है। कनाथ वंश के संस्थापक नान्य देव थे, वे एक महान योद्धा थे। नान्य देव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कनाथ वंश की राजधानी कहाँ बनाया था, सिमरावगढ़ ने। कनाथ वंश का शासनकाल था 1097 से 1325। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये किसका युग कहा जाता है, मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है कनाथ वंश का शासनकाल। ओके। कनाथ वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये अंतिम शासक श्याम सिंह नहीं हरि सिंह था, सॉरी, ये आपका हरि सिंह था। कनाथ वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कनाथ वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, तो ये हुई थी किस काल में अछूत की अवधारणा, तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। देखिए धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों तथा अम्बस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विभाग के फलस्वरूप हुआ। ठीक है। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया था। पाणिनि ने अपने बुक में 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया था। एक था निर्वसित, एक था अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अप्रेष्य माने जाते थे। कौन सा, पहले प्रकार के जो निर्वसित थे उसको अछूत मानते थे। ठीक है, अस्पृश्य मानते थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये जो एक्सप्लेनेशन उसके लिखा था उसको भी देखना जरूरी है। कई बार उसमें से भी क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, ये की गई थी आपके कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी संगति अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंदरवन में हुई थी। ठीक है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चौथा था आपका K2V। ठीक है, कनिष्क, कुंदरवन और ये आपका वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र के अध्यक्षता में। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये अश्वघोष थे। इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लेखन लिखा गया। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाषाओं को विभाष शास्त्र कहा गया। ठीक है, त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाषाओं को क्या कहा गया, विभाष सूत्र शास्त्र। उल्लेखनीय है कि पहले बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। देखिए फर्स्ट का आपका जो अब पूछेगा बौद्ध संगति, तो इसका आपका हो जाएगा कोड राम, RAM राम। ठीक है, राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में मोगली पुत्र इसके अध्यक्षता में। ठीक है, सॉरी महाकश्यप के अध्यक्षता में। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जो कि बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष पश्चात वैशाली में हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता सबकमिर या सर्वकामिनी ने की थी। सबकमिर या सर्वकामिनी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, अभी हमने बताया प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो ये राजगीर में हुई थी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को नीचे उल्लेख दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखना है, देखिए मिलाना है। तो इसमें देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था।
काशी के ऋषि पद्मनाभ सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको कहते हैं प्रथम उपदेश को वो दिया था, और कुशीनगर में उनकी निधन हुआ था यानी मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में ऑफकोर्स गौतम बुद्ध को ही थी, अभी हमने देखा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल वृक्ष, उसी को अभी बोधि वृक्ष कहते हैं। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था, ईसा पूर्व में BC, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ठीक है, 2002 में, ये याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो देवता का स्थान कब मिला उनको? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संकेतों में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया। ठीक है, महायान में बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। देखिए, सबको जानते हैं कि महायान और हीनयान 2 में बौद्ध धर्म बढ़ गया था। कैसे ध्यान रखेंगे कि किस में क्या माना गया था? तो महान, जिसको महान मानते हैं उसी का पूजा करने लगते हैं हम। ठीक है, तो उससे आपसे ध्यान रखेंगे महायान, महान तो बुद्ध को देवता माने, और हीनयान, हीन भावना से लोग मनुष्य को देखते हैं तो वो मनुष्य मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी, तो ये आपकी वैशाली में थी। फर्स्ट जो रिपब्लिक था आपका, ये आपका वैशाली में था। महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, वैशाली था क्या? 8 राज्यों का संघ था जिसमें वैशाली का लिच्छवी जो था सबसे पावरफुल था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये किसमें? आपका अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये कौन सा ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, कि में 16 यानी 16 मतलब 16 महाजनपदों की सूची लेकर ये कौन कौन से है? तो अंग है, मगध है। ठीक है, अंग, मगध, ये दोनों आपका बिहार में, ये काशी आपका इसमें यूपी में, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुलु, पंचार, मत्स्य, सुसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कम्बोज। ठीक है, इन सभी महाजनपद में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एकमात्र महाजनपद अस्मक है जो कि दक्षिण भारत में आपका मिलता है। जन्मवत्सव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, अब देखिए अंगुत्तर निकाय तो आपका बौद्ध ग्रंथ हो गया, अब एक जैन ग्रंथ भी है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वह नाम कुछ भिन्न प्रकार के हैं। उसमें थोड़े से नेम चेंज है, लेकिन उसमें भी 16 महाजनपद की सूची मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये आपका गुप्त काल में है। कुमार गुप्त ने इसको बनाया था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष 12 ग्राम में दूर आज भी बिखरे पड़े हैं। मतलब इसके जो अवशेष है, जो इसके खंडर बोल सकते हैं, वो अभी भी मौजूद है। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहारों को दान दिया था और बाद में बुद्ध गुप्त, तथा गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग यहाँ पे आया था। ठीक है, हेनसांग किसके टाइम में आया था? अभी हमने देखा हर्षवर्धन। गुड। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती है। तो देखिए मनसबदारी, अब देखिए आप लोग मेडिवल हिस्ट्री में आ गए हैं। देखिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? तो ये की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी के वरीयता क्रम, वेतन और सैनिक उत्तरदायित्व। ठीक है,
मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के लिए उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बीच में एक मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया था, लेकिन अभी प्राचीन भारत ही चल रहा है। देखिए, चलिए नीचे इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है, क्या है। फर्स्ट कथन देखते हैं, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया था, और सेकंड आपका दिया हुआ महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो देखते हैं, देखिए इसका आंसर आपका बी है, यानी दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एक विश्वविद्यालय था, सही है। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय आपका ये जानते हैं, बख्तियार खिलजी ने इसको ये किया था, इस पर आक्रमण किया था। बंगाल के 5 शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ था कि 5 शासक जब आया तो क्या हुआ कि ये ज़्यादा किसको महत्व देने लगे थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को देने लगे थे। तो इससे क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम होने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 6वीं शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी आपकी ग्रीवस, राजगृह और थी, और आपका ये पाटलिपुत्र भी थी। मगध की आरंभिक राजधानी ग्रीवस थी, आरंभिक यानी सबसे पहले ग्रीवस यानी राजगृह थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही थी। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद वंश था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पुराणों के अनुसार अगर पूछेगा कि मगध पर किसने सबसे पहले शासन किया तो वो बृहद वंश था, और इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने ग्रीवस को अपनी राजधानी बनाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये आपका थी वही आपका ये कहाँ गया, पाटलिपुत्र। और चलिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये किया था ए, मौर्य वंश। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। ठीक है, नंद वंश की स्थापना किसको की गई थी? शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, उग्रसेन को क्या कहा गया? पुराणों में महापद्म कहा गया। पंडु, पंडुगति, भूतपा, राष्ट्रपा, गैवस्निक, दसदिक, कैवल्द, घनानंद। घनानंद ये आपका अंतिम था। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटे छोटे वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों का विरोध हो गया। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो ये आपका विशाखदत्त है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन किसका हुआ है? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया था। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र बताया गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विसर तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा। मुद्रा राक्षस में अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। एक था देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा अभिसारिका वचिंतक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये था घनानंद। ठीक है, जब सिकंदर आक्रमण करने के लिए जब आ रहा था तो उस समय घनानंद का ही शासन था। ठीक है, वो उसी टाइम वो राजा था। महापद्म में उनके उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीस कहा था। क्या कहा था? अग्रमीस। जेनोफेन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति कहा था। भद्रसाल उसका सेनापति था। किसका सेनापति था? आपका धनानंद का, भद्रसाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, यह आपका लकड़ी का बना है, जो कि आपका कहाँ है? पटना के कुम्हरार में है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कल से अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।
और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इसी तरह से वीडियो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।